नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए इसकी ओर से हाल ही में जारी हुए नीट यूजी 2024 के रिजल्ट्स और आरोप लगे गड़बड़ी के पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पर 67 स्टूडेंट्स रहे। आरोप है कि इनमें 16 स्टूडेंट्स के रोल नंबर आसपास के थे। हरियाणा, यूपी, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली हो गया, कर्नाटक के टॉपर्स के मामले में ये गड़बड़ी सामने आई है। हाल ये भी है कि हरियाणा के तो एक ही एग्जाम सेंटर के स्टूडेंट्स ने टॉप किया है और बिहार में पेपर लीक होने के आरोप लगे हैं। ऐसे में आज हम बात करने जा रहे हैं नितिन विजय से, हु इज द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ मोशन एजुकेशन और जो एनवी सर के नाम से मशहूर है स्टूडेंट्स के बीच में। नमस्कार, मैं मानसी हूं आपके साथ। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। एनवी सर जो कि नीट को लगातार स्कैम कह रहे हैं, कोर्ट का रुख भी कर चुके हैं। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट एनवी सर। कई ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि 720 मार्क्स का पेपर और इनमें 719 और 718 कैसे लोगों के आ गए, जबकि अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की है, एक सवाल गलत या छोड़ा भी हो तो भी 716 या 715 का स्कोर होना चाहिए और ऐसे में ग्रेस मार्क्स का जिक्र भी हो रहा है। तो एनटीए ने ऐसे तमाम सवालों के जवाब दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन क्या आप सहमत हैं कि इन सवालों के जवाब अभी तक एनटीए ने नहीं दिए हैं? एनटीए ने जो भी जस्टिफिकेशन दिया है, मेरे हिसाब से अगर हम हिंदी भाषा में बोलें तो खाना पूर्ति है और इसे ढकने का प्रयास करा जा रहा है। 4 जून को रिजल्ट क्यों लाया गया, ये अपने आप में एक संदेहास्पद बात है कि भाई ऐसा क्यों करा गया। बाकी जो सवाल जो भी उन्होंने जवाब दिए उनसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारे सवालों में बोला कि हमने कमेटी बना ली, हमने कमेटी बना ली, हमने कमेटी बना ली। परसों जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने बोला हमने कमेटी बना ली, वो निर्णय लेगी, कमेटी बना ली, हमने निर्णय लेगी। पहली बात, कमेटी के मेंबर्स खुद एनटीए के मेंबर्स हैं। ऐसी कमेटी का कोई मतलब नहीं होता। कमेटी का मतलब होता है जो निष्पक्ष जाँच करें। इसीलिए शायद जस्टिस की व्यवस्था है हमारे यहाँ पे, न्यायपालिकाएँ हैं। और आपको कमेटी भी बनानी थी तो किसी आईएएस ऑफिसर्स की बनवाते, किसी ब्यूरोक्रेसी की बनाते। इस एनटीए की कमेटी में खुद एनटीए के मेंबर्स हैं, तो पहली बात उसका कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है। किन सवालों के जवाब नहीं दिए वो बहुत सारे हैं। मैं वो अगर परत दर परत बोलूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही सेंटर से इतने सारे टॉपर आ जाएं? आज तक तो कभी नहीं हुआ, या संभव सी बात है। आपने ग्रेस मार्क्स जब आपने अपने बुलेटिन में नहीं बताए थे तो आपने क्यों दे दिए? आपको अगर जहाँ से शिकायत मिली थी वहाँ पे आपने ग्रेस मार्क्स दिए तो या तो आप पहले बताते कि जिन बच्चों ने शिकायत नहीं करी थी, जिनके सेंटर्स पे अनियमितता हुई थी, उन बच्चों को भी पूछा जाता कि कहाँ कहाँ अनियमितता हुई है, वो अपने सेंटर्स भरते, उनको चेक करा जाता और फिर सबको ग्रेस मार्क्स दिए जाता। ग्रेस मार्क्स जो दिए जाते हैं टाइम लॉस के बेसिस पे दिए गए हैं। टाइम लॉस के बेसिस पे टाइम ज़्यादा दिया जाता है, ये प्रावधान तो पहले से पता था। टाइम लॉस के बेसिस पे नंबर दिए जाएंगे, ये तो स्कैम है। आप सोच के देखिए, अगली बार किसी भी सेंटर पे अगर उन्हें पता होगा ग्रेस मार्क्स मिलेंगे तो कुछ भी करके वहाँ के पूरे सेंटर के बच्चे या वहाँ के जो मिलने वाले हैं वो सब लोग बोलेंगे, सेट हो जाएं और मान लीजिए बोलेंगे 1 घंटा पेपर लेट चालू हुआ, साहब जनरेटर नहीं चला था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। ये तो सभी सेंटर्स पे होने लगेगा। तो हो सकता है आने वाले समय में आपको सुनाई दे कि 2 साल बाद सभी बच्चों के रियल नंबर 300 थे और असलियत में आए 650। ऐसा इस बार बहुत हुआ है। ऐसे बच्चे हैं जिनके 510 नंबर आ रहे थे और उनके नंबर आए 720। 510 पे उनको शायद डॉक्टर बन ही नहीं सकते थे वो। सोचिए, उसकी फर्स्ट रैंक आई है। ये किस तरह की प्रक्रिया है? एग्जाम ही मत कराइए ना, इससे बेहतर तो। दूसरी बात, इतनी चीटिंग हुई जब एफआईआर पटना वाली में लिख दिया गया था, पटना वाली एफआईआर में लिख दिया गया एक बच्चे द्वारा कि हमें 1 रात पहले पेपर मिल गया था। उस बात का जवाब एनटीए ने कुछ भी नहीं दिया। जब पुलिस ने उनसे पेपर मांग चुकी है कि एनटीए पेपर दीजिए, जो बच्चे से हमें पेपर मिला उसके मोबाइल फ़ोन में 1 दिन पहले, और जो आपने पेपर कराया उसको दीजिए ताकि हम उसको मैच कराएं, आज तक वो पेपर एनटीए ने नहीं दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से खुद एनटीए के ऑफिस गया था रिक्वेस्ट लेटर लेके 20,000 बच्चों की। आपको बताऊं, मैं वहाँ पे पूरी जगह डर का माहौल था। गार्ड से हमें घुसने नहीं दिया, बदतमीजी वहाँ पे करी। हो सकता है आपने मेरा वीडियो भी देखा हो, अगर हो सके तो दर्शकों को जरूर आप दिखाइएगा उस वीडियो को। और बहुत रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने बहुत मुश्किल से एक अधिकारी से हमें मिलने दिया, वो भी उन्होंने बिल्कुल बात नहीं करी। वहाँ पे पूरा डर का माहौल था। सैटरडे को हम वहाँ पे गए थे और पूरे टाइम काम चला था क्योंकि पता था कि वहाँ पे गड़बड़ी हो चुकी है। तो जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि आप उनके कितने सवालों से सहमत हैं, 0 सहमत हैं, 0। बहुत सारे जवाबों के आंसर उन्होंने नहीं दिए हैं। किस तरह का स्कैम है ये? क्या पहली बार हुआ है इस तरह का स्कैम? मैं कह रहा हूँ चीटिंग का मुद्दा नीट में या एआईपीएमटी में या किसी कॉम्पिटिशन में काफ़ी बढ़ा रहा है, पर मैं कह रहा हूँ इस बार का स्कैम डबल ब्लंडर है। यहाँ पे पहला ब्लंडर हुआ है चीटिंग को लेकर। जब 5 मई को एग्जाम हुआ था तभी मीडिया में आने लगा था कि चीटिंग हुई है, उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई, उसके प्रूफ भी मिले, पर एनटीए ने नकार दिया कि भाई ऐसा नहीं हुआ है।
हम सब लोगों ने मान भी लिया चलो नहीं हुआ होगा। एनटीए ने उस समय बोला, मैं आपको बताता हूँ एफआईआर हुई कि भाई पेपर लीक हो गया। एनटीए का जस्टिफिकेशन आया कि 20 बच्चे पकड़ लिए गए हैं और ये 20 बच्चे की चीटिंग हो रही थी, ये उन्होंने एक्सेप्ट करा। बट इन बच्चों की चीटिंग तब हुई जब सारे बच्चे पेपर हॉल में घुस चुके थे। उन्होंने बोला क्योंकि बाकी सारे बच्चे पेपर हॉल में घुस चुके थे, उसके बाद पेपर अगर बाहर आया भी तो सिर्फ उन बच्चों को मिला जो 10-20 बच्चे थे। चलिए भैया, आपकी बात मान ली गई। पर यह बात का खुलासा बिल्कुल हो गया जिस दिन रिजल्ट आया। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, पिछली पेपर का स्तर लगभग पिछली बार जैसा ही बराबर है, 100%। 2023 में 20,50,000 के आसपास बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था, इस बार 24 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है। बढ़ने वालों की संख्या 2.5 लाख है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये करीब करीब 10% के आसपास है, 10 से 12%, 15%, ये मान लीजिए आप, इतनी परसेंट बढ़ी है। अब मैं आपको बताता हूँ 605 नंबर, पेपर का स्तर वही है, 605 नंबर के ऊपर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चों को लगभग सीटें मिल जाती है। मैं जो 15% कोटा होता है नीट का, उसकी बात आपको बता रहा हूं। इस बार हम मान रहे थे भाई थोड़ी संख्या बढ़ी तो कट ऑफ 608, 609 चली जाएगी, 610 चली जाएगी, इससे ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी और किसी की भी नहीं थी। एकदम से कट ऑफ 640, 650 के आसपास चली गई है। यानी कि आप सोच के देखिए, 605 नंबर के ऊपर पिछली बार 26,000 बच्चे थे, इस बार ये उठकर 76,000 हो गए। क्या इसी साल पैदा होने वाला बच्चा 3 गुना इंटेलिजेंट हो गया है? क्या इसी साल जो बच्चे पैदा हुए देश में वो एकदम से क्या तेज आईक्यू वाले हो गए थे? ये तो संभव सी बात है। उसके बाद एक ही सेंटर से इतने सारे टॉपर आ जाना, वहां से 700 के ऊपर इतने सारे बच्चों का आना, इतनी कट ऑफ ज्यादा चले जाना, लगातार बच्चों की इतनी सारी कंप्लेन आना कि चीटिंग हुई है, चीटिंग हुई है। टेलीग्राम के ग्रुप है जहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग से प्रूफ के साथ कि बच्चों को एक दिन पहले ही पेपर मिल गया था। कई बच्चे इस बात को बता रहे हैं, कट ऑफ इतनी ज्यादा चली गई है। अब आप सोचिए कैसे हम विश्वास मान ले कि चीटिंग नहीं हुई है, इतने प्रूफ होने के बावजूद, कट ऑफ इतनी ज्यादा जाने के बावजूद, डेटा सब कुछ गलत साबित कर रहा है। एक ही सेंटर से 7 बच्चे टॉपर आ गए, उनके रोल नंबर एक साथ हैं, यानी कि उनके फॉर्म भी एक साथ भरे गए। इस मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि इस बार कम से कम 20 से 25,000 बच्चे ऐसे बनेंगे डॉक्टर, अगर ये रिजल्ट कंटिन्यू करा गया, जो डॉक्टर बन ही नहीं सकते थे, और 20 से 25,000 बच्चे ऐसे रह जाएंगे जो डॉक्टर बनने चाहिए थे। ये बहुत दुखद है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं, बहुत दुखद खबर है ये। सोच के देखिए 5 से 7 साल बाद जब हम इलाज कराने जाएंगे तो ऐसे डॉक्टर से इलाज करा रहे होंगे जिसको शायद डॉक्टर बनना ही नहीं था। क्या वो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा कर पाएगा? क्या हमारे एवरेज एज को, देश को बढ़ा पाएगा? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई ऐसी चीज़ को कंट्रीब्यूट कर पाएगा जो शायद होनी चाहिए थी? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दूसरी बात, जिस एग्जामिनेशन को 24 लाख बच्चे देते हैं, आप अगर एग्जैक्टली तो नहीं पर मैं काफी श्योर हूं कि पूरी दुनिया में ओएमआर में को लेकर 24 लाख बच्चे जैसा एग्जामिनेशन कहीं नहीं होता। इसकी एक ट्रस्ट वैल्यू है। ये ट्रस्ट अगर टूट गया तो आने वाले समय में डॉक्टर का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाले बच्चों की संख्या कम हो जाएगी। इसका नुकसान है, जब ज्यादा संख्या में बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं तो डॉक्टर की सीट पे वो पहुंचते हैं जो बहुत लायक होते हैं, तो देश को अच्छे डॉक्टर्स मिलते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वालों की संख्या कम होगी तो अच्छे डॉक्टर्स कैसे मिलेंगे? तो हमारी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे चलेगी? अच्छे आईक्यू के लोग कैसे आएंगे? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब मैच फिक्सिंग की बात हुई थी, आपको पता हो तो, जब मैच फिक्सिंग पता पड़ा था हैंसी क्रोने के टाइम, जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, आप देखिए अगले 2-3 साल तक टीआरपी ऑफ क्रिकेट कितनी घट गई थी। उसे रिकवर होने में 4-5 साल लगे थे। तब लोगों का वापस ट्रस्ट आया, जब बड़े बड़े प्लेयर सचिन तेंदुलकर ऐसे लोगों ने बोला कि नहीं, उन्होंने अपना खेल दिखाया, ट्रांसपेरेंसी से काम हुआ। अगर आज ये ट्रस्ट टूट गया तो इसका इंपैक्ट सिर्फ इस एग्जामिनेशन पे नहीं है, इसका इंपैक्ट डिफरेंट एग्जामिनेशंस पे होगा। अगले 3-4 साल तक एनटीए की जो बोल सकते हैं इमेज है, उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो उसको सुधारने की आवश्यकता है। मैं एनटीए से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कोई भी संस्थान, कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से गलती हो सकती है। अगर हो गई है उसे एक्सेप्ट करिए। उसके हिसाब से जो हम क्यों इतना टाइम खराब कर रहे हैं मनवाने के लिए कि वो बहाने क्यों गलती हो गई है, क्योंकि फिर और टाइम जाएगा कि उसे सही कैसे करना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब मांगा है एनटीए से अब तो, और आपकी क्या उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि पीआईएल तो आपने भी फाइल की है? हमारी, मेरे हिसाब से रिजल्ट आने के बाद शायद पहली पिटीशन जो फाइल हो गई, आज उसका डायरी नंबर आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि कल हियरिंग पे हम लोग आ जाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं इस बात को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझ रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट से जाहिर सी बात है जितने प्रूफ वो मांगेंगे हम पूरे देने का उनका प्रयास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से मैं व्यक्तिगत रूप से, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं व्यक्तिगत ये सोचता हूँ कि हाँ, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले एक कमिटी बनाए फटाफट से, जिसमें
शिक्षाविद हों, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हों, डेटा साइंटिस्ट हों, ब्यूरोक्रेसी हो और एनटीए का एक व्यक्ति हो जो एनटीए का डेटा जो भी उनको चाहिए वो मुहैया कराए, और वो ये प्रयास करें कि उस डेटा से वो एनालाइज कर सकते हैं बहुत आसानी से कि किन किन सेंटर्स पे गड़बड़ी हुई है। जिन जिन सेंटर पे गड़बड़ी हुई है, मेरा व्यक्तिगत मत है कि 50,000 के आसपास बच्चों के सेंटर्स पे गड़बड़ी हुई होगी जहां चीटिंग हुई होगी, क्योंकि वो आप समझिए वो नंबर से पता पड़ जाएगा। जिन भी सेंटर्स का एवरेज मार्क्स अबव एवरेज है, जहां पे 700 के ऊपर एक्सॉर्बिटेंटली बच्चे ज्यादा आ गए, 650 के ऊपर ज्यादा आ गए, वो संदेह के घेरे में आ जाते हैं। उनकी तुरंत इवेल्यूएशन करिए, उनको जज करिए, जरा सा भी संदेह हो उन सेंटर्स को अलग कर दीजिए, उन बच्चों को अलग कर दीजिए। वहां पे सुप्रीम कोर्ट तुरंत कमेटी हो सकता है निर्णय ले कि ये सेंटर्स हमें लगता है गड़बड़ है, इनकी रैंक को रोक दिया जाए, बाकी सभी काउंसलिंग चालू कर दी जाए, इन्हीं बच्चों का दोबारा रीनीट कराया जाए। और जैसे जेईई मेन में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करा जाता है, तुरंत अगले 15 दिन में उनका टेस्ट लेकर रिजल्ट निकालकर उनको वापस क्लब कर दिया जाए। अगर ये चाहें तो ये करा जा सकता है। अगर बाय द वे ये कमेटी ये डिसाइड नहीं कर पाती है कि कैसे सेंटर्स ने किसी सेंटर में गड़बड़ी हुई, अगर वो ये पता नहीं कर सकते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि लास्ट रिजॉर्ट हुआ है। बट उससे बेहतर विकल्प ये जो मैं आपको कह रहा हूं, ताकि इससे उन बच्चों का भी रोष हमें नहीं सहना पड़ेगा जिनके इस बार अच्छे नंबर आ रहे थे। स्टूडेंट से क्या कहना चाहेंगे आखिर में? मैं बच्चों से कोई वादा करता हूं कि जो भी इसमें लड़ाई के लिए हमें ऊर्जा लगानी पड़ेगी हम लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हताश निराश ना हो। जिन बच्चों के नंबर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हैं, उनके नंबर अगर 550 से कम हैं, तो अगर ये रीचेक या रीनीट हुई भी सही, तब भी उनके डॉक्टर बनने के चांसेस कम ही रहेंगे। तो उनको तो वो कर लेना चाहिए जो वो करने की सोच रहे थे। अगर उनको वापस चांस लेना था तो तैयारी शुरू कर दें। अगर उनको कुछ और करने की सोच ली थी उन्होंने किसी और कॉलेज में जाने की, तो वो भी वो कर लें। उनको मैं रोकना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। जो बच्चों के इनसे ऊपर नंबर है, वो उन 550 से ऊपर के नंबर हैं, वो काउंसलिंग में ज़रूर पार्ट लें। कई बच्चे कह रहे हैं काउंसलिंग में पार्ट ना लें, काउंसलिंग में पार्ट लें, क्योंकि अगर जिन सेंटर्स के बच्चे आइडेंटिफाई करे जाएंगे कि यहाँ गड़बड़ है, अगर उन बच्चों ने काउंसलिंग में पार्ट ले भी लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे देगा बाद में कि इन बच्चों को काउंसलिंग की प्रक्रिया से हटा दीजिए। तो जिन्होंने अभी काउंसलिंग में पार्ट ले लिया है, वो अपने आप उस संख्या में ऊपर चढ़ जाएंगे। तो काउंसलिंग में पार्ट जरूर लीजिए, निराश मत होइए। और मैं आप सभी जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमने ट्विटर पे वीडियो डाला था, मैंने व्यक्तिगत रूप से 718 719 जो बहुत ट्रेंड हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई। सभी शिक्षाविद, सभी मीडिया पर्सन्स को उठा रहे हैं। और मैं आपने बोला जैसा कि 4 जून में सब खो गए, बट फिर भी मैं बोलूँगा आप सभी लोगों ने बहुत साथ दिया है, वरना ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं हो सकता था। और समर वेकेशन में भी समर बेंच सुप्रीम कोर्ट इसको उठा ले, ये इतना आसान कोई बात नहीं था जब तक मीडिया में इतना हाईलाइट नहीं होता। तो उम्मीद रखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, पॉजिटिव रहिए, ईश्वर जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। थैंक यू सो मच एनवी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। यही उम्मीद करते हैं कि सच्चाई जो भी है जल्द से जल्द हम सबके सामने आए।